नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका YA टू लर्न की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एक नए सिलेबस के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि BSTC यानी कि बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो BSTC जिसके कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार BSTC के एग्ज़ाम जो कि अगस्त माह में संपूर्ण किए जाएंगे। कम समय में हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ को डिस्कस करना है, तो हमारे पास कम समय है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अच्छी सी अच्छी चीज़ें जो BSTC के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करें। तो BSTC जिसके सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है राजस्थान की जीके। BSTC में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की ऑल जीके। अब राजस्थान की ऑल जीके जिसका BSTC में 50 क्वेश्चंस का मार्जिन रहता है, यानी कि 50 क्वेश्चन आते हैं। इसके मतलब 50 क्वेश्चन संपूर्ण प्रश्न पत्र में राजस्थान जीके के आते हैं। 150 मार्क्स के 150 मार्क्स का राजस्थान जीके का पेपर होता है BSTC में। चूँकि टाइम कम है इसलिए हम वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो हमारे इस एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कम समय है लेकिन अच्छी तैयारी करनी है BSTC की। तो राजस्थान जीके जिसके 150 नंबर के क्वेश्चन हमारे BSTC में आने वाले हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हमारी पॉसिबिलिटीज़ रहें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे BSTC की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जैसा कि अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्थान पुलिस और पटवार के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज जब जो बात करने वाले हैं BSTC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के उस जीके के पार्ट में सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला है। तो राजस्थान का इतिहास जिसको हम शुरुआत करते हैं आज इस क्लास में। सबसे पहले राजस्थान के परिचय की बात कर लेते हैं। राजस्थान जिसका उल्लेख यानी कि राजस्थान जो शब्द है इसका उल्लेख कहाँ से हुआ, तो राजस्थान शब्द का उल्लेख, तो इस उल्लेख के कई उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो उन उदाहरण में से कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। कहाँ से मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान शब्द का उल्लेख एक और इसके मसला है, और वो ये है कि एक हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध साहित्यकार रहते थे मारवाड़ के राजा दशवंत सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक होते थे। उनके दीवान जिनका नाम था मुहणोत नैनसी। क्या नाम था? मुहणोत नैनसी। अब मुहणोत नैनसी द्वारा अपनी एक पुस्तक में, या हम इसे कह सकते हैं मुहणोत नैनसी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम था नैनसीरी ख्यात। क्या नाम था? नैनसीरी ख्यात। इस नैनसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से मिलता है? एक तो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, दूसरा मुहणोत नैनसी द्वारा लिखित नैनसीरी ख्यात के अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। वही थोड़ा अगर हमें आगे डिस्कस करें इतिहास का, जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान को राजपूताना कहा गया। क्या कहा गया? राजपूताना कहा गया। और कब कहा गया? 1800 ईस्वी में कहा गया। जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान को राजपूताना कहा गया 1800 ईस्वी में। वहीं बाद में जाकर कर्नल जेम्स टोड यहाँ के एक साहित्यकार होते हैं जिन्हें घोड़ेवाला बाबा कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड, जो कि पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान में आए थे। कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी इसे राजस्थान नाम दिया। क्या नाम दिया? राजस्थान शब्द का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने किया। तो इस तरीके से राजस्थान शब्द के उल्लेख की अगर हमने बात करें तो राजस्थान शब्द का उल्लेख होता है बसंतगढ़ शिलालेख से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो मुहणोत नैनसी द्वारा लिखित नैनसीरी ख्यात से राजस्थान शब्द का उल्लेख होता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक अंग्रेज साहित्यकार हुए जॉर्ज थॉमस, उनके द्वारा इसको 1800
ईस्वी के आसपास इस भूमि को, इस राजस्थान की भूमि को राजपूताना नाम दिया। राज्य आसपास सब राजपूत का इलाका था, इसलिए इसे राजपूताना नाम दिया गया। ठीक है, वही कर्नल जेम्स टोड जो कि पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान आए, भारत आए, तो इनके द्वारा नाम दिया गया, राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द राजस्थान। ठीक है, इसमें से राजस्थान शब्द का उल्लेख किया कर्नल जेम्स टोड ने। इस तरीके से हमने देखा राजस्थान शब्द का उल्लेख। अब हम बात करते हैं राजस्थान के राजपूत काल की। राजपूत नाम आते ही राजपूत काल का डिस्कशन करने से पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ कथन जो कि हमारी पुस्तकों में लिखे गए हैं, तो उन्हें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो यहाँ पर आज अब हेडिंग डाल लेते हैं। अब राजपूतों उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें अब हम कर लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति अगर हम बात करें तो एक मत है या एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। अगर इस पुस्तक की अगर हम बात माने, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबर द्वारा लिखी गई, चंद्रबर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अब चंद्रबरधाई कौन थे? चंद्रबरधाई चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान थर्ड शासक होते थे, उनके दरबारी हुआ करते चंद्रबरधाई, तो इनके द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर हम माने तो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी ऋषि वशिष्ठ द्वारा। किसके द्वारा? ऋषि वशिष्ठ द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति की गई। और किस तरह की गई कि ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया कि उस समय क्या था, ऋषि वशिष्ठ उनके साथ उनकी जो साधुओं की जो मंडली हुआ करती थी, ये सब मिलकर यज्ञ किया करते थे। अब उस समय क्या था, तत्कालीन राक्षसों के द्वारा उन्हें उनके यज्ञ में बाधाएं डाली जाती थी, जैसे कि मांस मड्डी वगैरह ये उसके यज्ञ कुंड में डाली जाती, जिससे कि यज्ञ उनका भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, उनकी तपस्या भ्रष्ट हो जाए, उनमें बाधाएं डल जाए। ठीक है, इस सभी घटनाओं से ऋषि वशिष्ठ उनकी जो मंडली थी, उनकी टीम थी, वो परेशान हुआ करती थी। दुखी होकर उन्होंने क्या था, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद रूप में कहा कि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ कुंड कीजिए, उनसे आपके यहाँ यज्ञ पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो कि आपकी रक्षा इन राक्षसों से करेंगे। तो यही किया ऋषि वशिष्ठ ने। ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, आबू पर्वत पर, आबू पर्वत यानी कि देखो हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार, तो उसके अनुसार आबू पर्वत जो कि आपके माउंट आबू पर पड़ता है, तो आबू पर्वत पर उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया। क्या कर दिया, यज्ञ किया। और यज्ञ किया तो यज्ञ से क्या है कि 4 यज्ञ पुत्र निकले। क्या निकले? 4 यज्ञ पुत्रों का उत्पन्न हुआ। और उन 4 यज्ञ पुत्रों का क्रम अगर हम बात करें तो वो है परम्बार, ठीक है, प्रतिहार, ठीक है, चौहान, ठीक है, और अगर हम बात करें तो वो है चौथा चालुक्य। तो 4 यज्ञ पुत्रों की उत्पत्ति हुई इस अग्निकुंड से। तो अग्निकुंड से जब 4 यज्ञ पुत्रों की उत्पत्ति हुई तो इसे हम कह देंगे क्या, अग्निकुंड। क्या कह देंगे, अग्निकुंड। तो अग्निकुंडों से 4 यज्ञ पुत्रों की प्राप्ति हुई। परम्हार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य इन्होंने उत्पन्न होने के बाद ऋषि वशिष्ठ के उन राक्षसों से युद्ध किया, राक्षसों को पराजित किया। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ और उनके टीम के द्वारा आशीर्वाद दिया गया कि आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए, और आसपास के क्षेत्रों में फैलकर उन्होंने अपने अपने राज्य की स्थापना की कि उन्होंने इन 4 यज्ञ पुत्रों में। इस तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जबकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जबकि हम यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की इस कथन को ही मान्यता देते हैं, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने तो ये कहा था कि राजपूत एक विदेशी जाति जो कि बाहर से यहाँ आकर बस गई। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। तो इस तरह हम तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के अनुसार ही मानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। हम बात करते हैं सबसे पहले चौहान राजवंश की। तो चौहान राजवंश जिसकी अगर हम बात करें तो जब वो यज्ञ किया जा रहा था तो उस यज्ञ के अंदर एक वत्स नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? वत्स नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वत्स नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। तो इनकी आहुति से जो यज्ञ पुत्र निकला वही क्या कहलाया? चौहान कहलाया। क्या कहलाया? चौहान कहलाया। चौहान कह दो या चाहमान कह दो, चाहमान
कहलाया। देखो जो मंडली जो आऊ पर्वत पर यज्ञ किया गया था, अग्निकुंड किया गया था, उसमें ऋषि एक हुआ करते थे, वत्स नामक एक ब्राह्मण ऋषि हुआ करते थे। उनकी जब आहुति दी गई तो उस आहुति के दौरान एक यज्ञ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे चौहान या चाहमान कहा गया। और यही कारण है कि इन चौहानों को बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया जो एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। किन्हें? चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। तो क्या कारण है उसका? क्योंकि यहाँ पर वत्स गोत्र के ब्राह्मण द्वारा आहुति दी गई, ऋषि आहुति से ये जो यज्ञपुत्र निकला उसे चाहमान या चौहान कहा गया। और यही कारण है कि बिजोलिया शिलालेख, थोड़ा लिखना मैं यहाँ भूल गया तो ऊपर लिख देता हूँ बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया चौहान वंश को। जो कि हम तो बात करते हैं हमारे बीएसटी से रिलेटेड कि हमारे से पूछा क्या जाएगा, हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम तो वहीं पर डिस्कस करते हैं, वहीं पर हम फोकस करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि चौहान वंश की स्थापना किस तरीके से राजस्थान में की गई, किनके द्वारा की गई। तो चौहान वंश की जो स्थापना की गई वो की गई वासुदेव चौहान द्वारा। किसके द्वारा की गई? वासुदेव चौहान द्वारा स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? इस वंश की वासुदेव चौहान द्वारा की गई। और यही कारण है कि वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल पुरुष कहते हैं। किसे कहते हैं? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जिसने स्थापना की चौहान वंश की, कब की? 551 ईस्वी में की। और कहाँ पर की? सांबर क्षेत्र में। सांबर क्षेत्र में की। कहाँ पर की? सांबर क्षेत्र में की। किसने की? वासुदेव चौहान ने की। कब की? 551 ईस्वी में की। और यही कारण है कि वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये सांबर क्षेत्र था, इस सांबर क्षेत्र में यहाँ पर हम कह देते हैं सांबर झील, और इसी को हम कह देंगे सांबर क्षेत्र। तो सांबर क्षेत्र। और बिजोलिया शिलालेख की अगर हम बात करें तो इन्हीं चौहानों को सूर्यवंशी चौहान कहा गया। और वहीं अगर आगे हम सांबर के यहाँ पर शिलालेख की अगर हम बात करें तो सांबर झील के पर्वतक भी किसे बताया गया है? वासुदेव चौहान को बताया गया। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि सांबर झील के निर्माता, सांबर झील के पर्वतक कहा गया किन्हें? वासुदेव चौहान को। तो वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। और इसी के आसपास बसे हुए क्षेत्र में 1.25 लाख गांवों का समूह था। कितना समूह था? 1.25 लाख गांवों का समूह था। इसके आसपास जो क्षेत्र था सांबर झील के, उस क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की गई। यहाँ की लोगों द्वारा यहाँ स्थापना कर दी गई, यहाँ रहने लगे लोग आसपास क्षेत्र में। तो वो 1.25 लाख गांवों का समूह हो गया। इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया सपादलक्ष। क्या कहा गया? सपादलक्ष। और इसीलिए सपादलक्ष के चौहान भी ने कहने लगे। क्या कहने लगे? सपादलक्ष के चौहान भी कहने लगे। और यहीं पर इसकी एक शाखा की स्थापना की गई है। शाखा का नाम पड़ा वो था शाकंभरी के चौहान। क्या था? शाकंभरी के चौहान। तो इस तरीके से चौहान वंश की भी कई शाखा थी, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी शाखा? शाकंभरी के चौहान। तो शाकंभरी के चौहानों की स्थापना की गई थी वासुदेव चौहान द्वारा। कब की गई थी? 551 ईस्वी में सांबर क्षेत्र में शाकंभरी के चौहान इनको कहा गया। और इन्हीं वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष भी कहा जाता है। सांबर झील के आसपास 1.25 लाख गाँव का समूह था, इसलिए इन्हें सपादलक्ष भी कहने लगे कि न यहाँ के चौहान को। वहीं पर अगर हम बात करें लोकल शिलालेख की, तो वहाँ पर लिखित शिलालेख के अनुसार सांबर झील के पर्वतक यानी सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने ही करवाया। यानी वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है। तथा यहीं पर वासुदेव चौहान ने एक कार्य करवाया, वो था शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? इस झील पर बनवाया शाकंभरी माता का मंदिर। अब शाकंभरी माता कौन है?
कुल देवी है किनकी? शाकंभरी के चौहानों की। बनवाया किसने? बनवाया वासुदेव चौहान ने बनवाया। तो यहाँ पर हम वासुदेव चौहान के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। और वहीं पर अगर आप थोड़ा सा और डिस्कस करें तो यहाँ पर अहिछत्रपुर को इनके द्वारा राजधानी बनाई गई। अहिछत्रपुर, तो राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? वासुदेव चौहान के द्वारा। और अहिछत्रपुर जिसे वर्तमान का नागौर कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तमान का नागौर कहते हैं। तो अहिछत्रपुर को क्या बनाई? राजधानी बनाई। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य की स्थापना किसने की, तो राजधानी किसे बनाई? तो अहिछत्रपुर को राजधानी बनाई वासुदेव चौहान ने। अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर, जो कि इसका प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर हुआ करता था। इस तरीके से हमने चौहान वंश के मूल पुरुष के बारे में पढ़ा, चौहान वंश की स्थापना को लेकर हमने डिस्कशन किया कि अब हमारे ध्यान में ये बात आती है कि इससे पहले चौहान क्या थे? तो वासुदेव चौहान प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे वासुदेव चौहान, जिनके द्वारा बाद में स्वतंत्र रूप से 551 ईस्वी में क्या कर लिया गया? चौहान साम्राज्य की स्थापना कर ली गई सांबर क्षेत्र में। इसीलिए इन्हें सांबर के चौहान या शाकंभरी के चौहान कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसी वंश में आगे जाकर गुवक फर्स्ट नामक शासक हुए। कौन हुए? गुवक गुवक फर्स्ट ने क्या किया? गुवक फर्स्ट नामक यहाँ पर शासक गुवक फर्स्ट ने क्या किया? अपने इष्ट देव हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। किन्होंने बनवाया? गुवक फर्स्ट ने बनवाया। हर्षनाथ जी जो कि कौन है? इनके इष्ट देव हैं। किनके इष्ट देव हैं? चौहानों के इष्ट देव है। तो इष्ट देव का मंदिर किसने बनवाया? गुवक फर्स्ट, जो कि इस वंश के प्रतापी शासक रहे। अब इसी वंश के जो सबसे प्रतापी शासक रहे अब तक के, वो थे अजयराज। कौन थे? अजयराज। अजयपाल भी ने कहा गया अजयराज चौहान। तो अजयराज चौहान जो कि पुत्र हुआ करते थे किनके? पृथ्वीराज प्रथम के। पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र हुआ करते थे। कौन? अजयराज चौहान। अब भाई पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट कौन थे? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, जिन्होंने पुष्कर झील के किनारे पुष्कना गोत्र के ब्राह्मणों की मदद की, उन्हें बचाया चालुक्यों के वार से। 700 चालुक्यों की उन्होंने हत्या कर दी थी पृथ्वीराज फर्स्ट ने। इसी पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र कौन थे? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने पुष्कना गोत्र के ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया और अजमेर की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? वर्तमान अजमेर की तरफ चले गए। और उस अजमेर में गढ़बीटली नामक एक पहाड़ी हुआ करती थी। गढ़बीटली पहाड़ी हुआ करती थी। इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, इसे कहा गया अजमेरू दुर्ग। क्या कहा गया? अजमेरू। अजयमेरू भी इसे कह देंगे हम, अजयमेरू दुर्ग। क्या कहा गया? अजयमेरू दुर्ग से कहा गया, जो जिसका निर्माण करवाया गया था अजयराज चौहान द्वारा। कब करवाया गया था? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने गढ़बीटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसको बाद में गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है और इसे वर्तमान में तारागढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारागढ़ भी कहते हैं। वो तारागढ़ क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली बात ऐसी है कि मेवाड़ के वंश जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग को नाम कर दिया तारागढ़। इस दुर्ग के चारों ओर प्रकोटे का निर्माण कराकर इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। तो इसे अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ भी कहते हैं और गढ़बीटली की दुर्ग भी कहते हैं, जो कि गढ़बीटली की पहाड़ी पर बनवाया गया 1113 ईस्वी में। अभी अगर हम बात करें तो इनके बाद में क्या किया? 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। किसे बनाई? अजमेर को राजधानी बनाई। ठीक है, इससे पहले अहिछत्रपुर हुआ करती थी। अहिछत्रपुर के बाद में चौहानों की राजधानी क्या हुई? सांबर। तो सबसे पहले चौहानों ने अपनी राजधानी किसे बनाई? अहिछत्रपुर को बनाई। ठीक है, और अहिछत्रपुर के बाद में राजधानी बनी सांबर। कौन सी बनी? सांबर। और सांबर के बाद में राजधानी बनाई गई किसे? अजमेर को। किसे राजधानी बनाई गई? अजमेर को राजधानी बनाई गई। तो अहिछत्रपुर के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई सांबर को, और सांबर के बाद में अब सांबर से अजयराज ने अपनी राजधानी किसमें परिवर्तित कर दिया? अजमेर के रूप में परिवर्तित कर दिया ना। अजमेर को अपनी राजधानी बना दिया अजयराज चौहान ने। वहीं अजयराज चौहान द्वारा, यहीं पर हम कह सकते हैं कि अजयराज चौहान द्वारा अजमेर में एक सिक्के चलाए गए जिन्हें अजय ध्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अजय ध्रम कहते हैं। एक चांदी के सिक्के चलाए गए थे। यहाँ पर हम लिख देते हैं चांदी के
सिक्के, तो चांदी के सिक्के चलाए गए जिन्हें क्या कहते हैं, अजय धर्म कहते हैं। इन चांदी के सिक्कों पर इनकी पत्नी सोमलखा का नाम उल्लेखित है। सोमलखा, सोमल देवी। तो इस तरीके से ये नाम चांदी के सिक्कों पर उल्लेखित, जिसे अनुमान लगाया गया कि अजयराज चौहान की पत्नी का नाम सोमलखा या सोमल देवी होगा, क्योंकि सिक्कों पर उन्होंने अपनी पत्नी का नाम उल्लेखित करवाया। तो इस तरीके से हमने बात की चौहान वंश जिनके की इस वंश में गुप्त फर्स्ट एक शासक हुए जिन्होंने हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया, जो कि इनके इष्ट देव हुआ करते थे। किनके? चौहानों के, काकम्बरी के चौहानों के। उसमें आगे जाके अजयराज चौहान शासक बने, जो कि पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र हुआ करते थे। इन्होंने अजमेर और दुर्ग की निर्माण करवाया, गढ़बिडली की पहाड़ी में, जिन गढ़बिडली का दुर्ग भी कहते हैं, तो साथ ही तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि मेवाड़ के शासक थे, तो मेवाड़ के शासक कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका जीर्णोद्धार या नाम कह सकते हैं, इसके दुर्ग के चारों ओर प्रकोटा बनवाया अपनी पत्नी के नाम पर, इसे तारागढ़ दुर्ग कर दिया। ठीक है। अजमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, इनके द्वारा सिक्के चलाए जिन्हें अजय धर्म कहते हैं, जिस पर सोमलखा या सोमल देवी का नाम उल्लेखित। तद से अनुमान लगाया गया कि अजय देव की या अजय राज की पत्नी जिनका नाम सोमलखा या सोमल देवी हो सकता है। अब अजय राज चौहान जो कि 1113 ईस्वी में उन्होंने अपने अजमेर के चौहान वंश या अजमेर की स्थापना की। अगर हम बात करें तो इनके बाद में यानी कि 1133 ईस्वी में अजय राज क्या है कि पुष्कर की ओर चले गए और अपने पुत्र अर्णोराज को राजगद्दी पर बैठा गए। तो 1133 ईस्वी में यहाँ का शासक कौन बन गया? अर्णोराज बन गया। कौन बन गया? अर्णोराज, जो कि अजयराज चौहान का पुत्र हुआ करता था। और यही अर्णोराज आनाजी के नाम से प्रसिद्ध, इतिहास में ये आनाजी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शासक? अर्णोराज, जो कि पुत्र किसका है? अजयराज चौहान का पुत्र था। अर्णोराज जब शासक बने तो इनके समय क्या थे कि मालवा में एक शासक हुआ करते थे, नरवर्मन। कौन हुआ करते थे? मालवा के शासक हुआ करते थे। कौन? नरवर्मन। कौन हुआ करते थे? नरवर्मन हुआ करते थे। और नरवर्मन इनके अलावा तुर्की सेना और हुआ करती। तुर्की सेना नरवर्मन ने क्या किया? अजमेर पर आक्रमण कर दिया। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अजमेर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अजमेर पर क्या कर दिया इन्होंने? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया नरवर्मन ने और तुर्कियों ने। तो इनका उस समय यहाँ अजमेर के शासक हुआ करते थे कौन? अर्णोराज यानी अनाजी हुआ करते। तो अनाजी ने क्या किया? इन दोनों शासकों को पराजित कर दिया। नरवर्मन को भी पराजित कर दिया और तुर्कियों को भी पराजित कर दिया। लेकिन पराजित तो कर दिया, लेकिन इनके खून से वो धरती जो थी अजमेर की, वो खून से लाल हो गई। तो उस खून से रंगी धरती को धोने के लिए इन्होंने क्या किया? अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में एक झील बनवाई। उस झील का नाम था आना सागर झील। क्या नाम था? आना सागर झील बनवाई। आना सागर झील बनवाई। और कहाँ बनवाई? अजमेर में बनवाई। कहाँ बनवाई? अजमेर में बनवाई। किसने बनवाई? आनाजी ने बनवाई, तभी इसका नाम आना सागर झील रखा गया। कब बनाए? 1137 में बनाए। क्यों बनवाए? क्योंकि तुर्कियों और मालवा के शासक नरवर्मन के जो बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध में वो धरती खून से लाल हो गई। तो खून से सनी धरती को, भूमि को धोने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस अजमेर में एक नदी बहती थी, चंद्रावती नदी। कौन सी नदी? चंद्रावती नदी। तो चंद्रावती नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया किन्होंने? अर्णोराज ने। और ये जो झील है, हम मान लेते हैं सपोज ये एक आना सागर झील है। ठीक है, आना सागर झील जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। अब आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने, आगे जाकर कालांतर में जहांगीर ने, इसी झील के किनारे जहांगीर को ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। तो जहांगीर ने क्या किया? इसी झील के किनारे एक उद्यान बनवाया जिसे कहते हैं दौलताबाग उद्यान। एक बगीचा बनवाया, वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, दौलताबाद को। इसी झील के किनारे आगे जाके शाहजहां एक शासक हुए। तो शाहजहां ने क्या किया? 12 दरी का निर्माण करवाया। शाहजहां ने संगमरमर से 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी
बनवाई। एक्चुअली में यहाँ विश्राम के लिए शाहजहाँ ने क्या बनवाई, 12 दरी, एक छतरी के नीचे 12 दरी बनवाई ताकि वहाँ इस विश्राम किया जा सके। जो किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। जबकि इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलताबाग यानी कि सुभाष उद्यान बनवाया। और ये वही दौलताबाग सुभाष उद्यान है जहाँ पर जहांगीर की सास, जहांगीर की बेगम का नाम नूरजहाँ था, नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम यानी जहांगीर की सास ने इत्र का निर्माण किया। क्या किया, इत्र का निर्माण किया। किसने किया, अस्मत बेगम ने। किसने किया, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम कौन थी, जहांगीर की सास यानी जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ की माँ हुआ करती थी अस्मत बेगम, जिसने इसी दौलताबाग में क्या किया, इत्र का निर्माण किया। वही अगर हम बात करें, हम तो अर्णाराज की बात करते हैं, अर्णा जी ने क्या किया कि पुष्कर, जो पुष्कर झील थी, उसी पुष्कर झील में वराह मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, वराह मंदिर बनवाया। किसने बनवाया, अर्णोराज ने। अर्णा जी ने क्या किया, पुष्कर झील में वराह मंदिर बनवाया। लेकिन बाद में जहांगीर ने इस वराह मंदिर की मूर्ति को, वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फिकवाया। पुष्कर झील में फिकवाया यानी इस मूर्ति का बहिष्कार किसने किया, जहांगीर ने किया। तो अगर फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, इस वंश में आगे जाके शासक कौन बने, अर्णोराज के बाद में इस वंश में अजयराज ने क्या किया, 1133 ईस्वी में अर्णोराज को अपना राज्याभिषेक कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो अर्णा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। इन अर्णोराज के समय क्या था, मालवा के शासक हुआ करते थे नरवर्मन। कौन हुआ करते थे, नरवर्मन हुआ करते थे। मालवा के शासक नरवर्मन और तुर्की यहाँ पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर, अजमेर पर आक्रमण कर दिया। तो अजमेर पर आक्रमण किया तो इस युद्ध में नरवर्मन तुर्की हार गए, अर्णोराज जीत गए, आनाजी जीत गए। लेकिन इनकी एक युद्ध के बाद भयंकर नरसंहार हुआ था। इस कारण क्या था कि धरती जो थी खून से सन गई, लाल हो गई। तो उस खून से सनी हुई धरती को धोने के लिए अर्णोराज ने क्या किया, 1137 ईस्वी में अजमेर में चंद्रावती नदी बहती थी, उस चंद्रावती नदी का पानी रोककर एक झील का निर्माण करवाया। और उस झील को कहा गया आना सागर झील। क्या कहा गया, आना सागर झील कहा गया। तो आना सागर झील किसने बनवाई, अर्णोराज ने बनवाई। अपने नाम पर इसे आना सागर नाम दे दिया। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, इसी आना सागर के किनारे पर जहांगीर ने दौलताबाद उद्यान बनाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। ये वही बाग है, वही बगीचा, वही उद्यान है जहाँ पर जहांगीर की सास यानी जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ की माँ ने, अस्मत बेगम ने इत्र का निर्माण किया। क्या किया, इत्र का निर्माण किया। वही अगर हम बात करें आगे, तो शाहजहाँ ने इस झील के किनारे 12 दरिया बनवाई विश्राम के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो अर्णा जी ने क्या किया, पुष्कर झील के किनारे वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी वराह मंदिर में रखी वराह मूर्ति को बाद में जहांगीर ने क्या किया, पुष्कर झील में फिकाया। किसने फिकवाया, जहांगीर ने। तो हम लिख देते हैं मूर्ति को जहांगीर ने पुष्कर झील में फिकवाया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की राजस्थान के इतिहास से कुछ संबंधित जानकारी ली, और हमने बात की चौहान वंश की, और हम पीएसटीसी के मैटर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को, इस क्लास को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।